नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ मैं ऐसे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके बिजनेस और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, इन 5 चीज़ों पर जो भी न्यूज़, जो भी जियोपॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ हो जो इम्पैक्ट कर सकता है इन 5 चीज़ों को, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं रोज़, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस रोज़ आपके फीड में आए। शुरुआत करूंगा मैं आज के एक सबसे पहले आर्टिकल से, जो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, एक एडिटोरियल आर्टिकल है। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स और साथ में एनालाइज करना सीखेंगे। हमारा गोल होगा कि हम सोचना सीखें। तो जो मैं आपको बताऊं, आपको एज इट इज़ नहीं लेना है, आपको एक इंडिपेंडेंट थॉट डेवलप करना है, एक प्रोसेस डेवलप करना है कि आप भी न्यूज़पेपर्स के जितने आर्टिकल्स हैं, जो इवेंट्स हैं, उन्हें अपने दिमाग से, अपनी सोच से इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर पाएँ। तो मेरा गोल इस वीडियो में ये रहने वाला है। यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल है प्रॉमिस ऑफ बिनाइन जीएसटी। तो हम पहले आर्टिकल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर का इंटेंट ये है कि वो लोअर करे रेट को, और ये इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस, और ये एक्सपेक्टेड भी है कि ये पॉजिटिव आउटपुट इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये इंडिकेट किया है कि जो जीएसटी ये काउंसिल है वो अब ज़्यादा डिले नहीं करने वाला है और रैशनलाइजेशन लाने वाला है रेट स्लैब्स में। रैशनलाइजेशन होता क्या है और ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? अब मैं बता दूं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छे ओपिनियंस मुझे मिले थे बजट से पहले, जब मैंने पूछा था कि इंडिया में मेजॉरिटी लोगों के कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें इनकम टैक्स तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि इनकम टैक्स 1-2% लोग पे करते हैं। कितने लोग 12 लाख कमा रहे हैं? तो इससे कंजम्पशन में थोड़ा बहुत ही इंपैक्ट आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। मेजॉरिटी ऑफ द इफेक्ट है वो आएगा जीएसटी रेट कट से एंड एक इंटरेस्ट रेट के घटने से भी आ सकता है, जो कि आरबीआई के अंदर आता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दिखाई नहीं, इनकम टैक्स को इन्होंने कट कर दिया और रैशनलाइजेशन आया है रेट स्लैब्स में। ठीक, सॉरी, रैशनलाइजेशन की बात हो रही है रेट स्लैब्स में। रैशनलाइजेशन क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं और आपका सवाल भी आज का यही है। जैसे एयर कंडीशनर एक लग्जरी आइटम नहीं है। जहां 45 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए एयर कंडीशनर, वहां पे एक नेसेसिटी है। तो आप उस पर इतना टैक्स नहीं लगा सकते हो, 28% का टैक्स और इतना जीएसटी की लग्जरी आइटम है। तो ये रैशनलाइज होना बहुत ज़रूरी है कि जो डेली नीड्स वाली चीज़ें हैं उन पर कम टैक्स हो, लग्जरी आइटम्स पे आप टैक्स लगाओ, 50% भी लगाओ, राइट। लेकिन लग्जरी आइटम्स में आता क्या है, ये थोड़ा सोच समझ के आप डिसाइड करो। तो रैशनलाइजेशन यही है कि आप लॉजिकली रेट स्लैब्स बनाओगे। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% टैक्स होना सही नहीं है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। इन्होंने ये भी ऐड किया कि हमारा इंटेंशन क्या है। हमारा गोल ये है, इनका कहना है कि हमने 3 साल पहले शुरू किया था और हमारा स्टार्टिंग से गोल रहा है कि हम कम से कम रेट रखें जीएसटी का और स्लैब्स भी हम कम कर दें। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ पर, मेरी लाइफ पर, हमारी पूरी इकोनॉमी पर, अगर जीएसटी रेट्स सही में रैशनलाइज हो जाए और कम हो जाए। और तो आपसे भी मैं जानना चाहूंगा ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो आपको लगता है कि नेसेसिटी है लेकिन टैक्स लग्जरी वाला लग रहा है इस पे। तो ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल है। तो लार्ज पार्ट जो एस्टिमेटेड आईटी गिवअवेज हैं, मतलब 1 लाख करोड़ का, वो यूज किया जाएगा। अब जैसे जो इनकम टैक्स जो कट हुआ है ना अभी 12 लाख वाले लोगों के लिए, 12 लाख तक के लोगों के लिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका यूज़ बताया जा रहा है। क्या होगा कि ये ना अपना डेट रीपे करेंगे, लोन पूरे करेंगे, ठीक है, एंड इससे कोई ज़्यादा इंक्रीमेंटल कंजम्पशन नहीं होने वाला बाय रिच एंड सुपर रिच। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर भी प्रोज और कॉन्स वे कर रही है कि भाई इनकी बैलेंस शीट पे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 3.2 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स पेयर्स हैं और ये बेनिफिशियरी हैं आईटी कंसेशन के। तो जो जीएसटी में रिडक्शन आएगा ना, वो हमारे पूरे देश को हिलाएगा, सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो एक प्रिजम्पशन गवर्नमेंट ये मान के चलती थी कि अगर आपको जीएसटी रेवेन्यू बूस्ट करना है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे टैक्स रेट को बढ़ाओ। लेकिन ये बहुत ही फॉल्टी ओपिनियन है। आप टैक्स रेट्स को मत बढ़ाओ, आप टैक्स रेट्स को उल्टा घटाओ। आप स्केल पे काम करो ना, जैसे कंपनीज करती हैं। आप ये देखो कि इंडस्ट्रीज ग्रो हो, कंजम्पशन ग्रो हो, लोग और ज़्यादा इनकम टैक्स में आएंगे। जब ग्रो करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी, डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा आपका। और इसके साथ साथ अगर कंजम्पशन टैक्स भी अगर आप देखोगे तो नेट कंजम्पशन टैक्स वॉल्यूम में ग्रोथ आएगी, राइट। रेट्स भले ही आप कम कर दो, जब जीडीपी अगर हमारा 10% 12% ग्रो करता है तो जीएसटी कलेक्शंस बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। तो कहीं ना कहीं रेट कट करने से फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है। तो ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली ये फोकस करने वाले हैं ऐसे आइटम्स पर जो नेसेसिटी आइटम्स हैं, जहाँ पे रेट कट्स की गुंजाइश ज़्यादा
होगी। एंड लग्जरी आइटम्स पे ऑफ कोर्स ये डिफाइन करेंगे, लग्जरी आइटम्स में कोई नेसेसिटी आइटम ना हो, और उसको अच्छे से टैक्स करेंगे जिससे हमें कोई भी परेशानी नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई इससे, राइट। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और अगला आर्टिकल है हमारे कार और एसयूवी के बारे में। कार और एसयूवीज ने 16% की ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर। अब कार और एसयूवी सेगमेंट ऐसा था, अगर आप देखोगे, जहां पे इन्वेंट्री क्राइसिस चल रही थी। जो मेरे पुराने व्यूअर्स उन्हें पता होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हम लोग इन्वेंट्री क्राइसिस के बारे में रोज पढ़ा करते थे, राइट। ये इन्वेंट्री भी नीचे आ गया है, राइट। ये इन्वेंट्री आ गया है 50 से 55 दिन, जो पिछले क्वार्टर चल रहा था 55 से 60। सबसे पहले तो इन्वेंट्री होता क्या है, मतलब एक कार इन्वेंट्री में कितने दिन तक रहती है इससे पहले कि कोई उसे खरीद ले। अब कोई कार अगर 6 महीने रहेगी इन्वेंट्री में बिकने से पहले, तो ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। उसको 6 महीने तक रखो, साफ सफाई करो, रिस्क भी बढ़ेगा, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, हर चीज़ लगेगा। तो जितना जल्दी बिके उतना बढ़िया है किसी भी आइटम के लिए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर बोला जाता है इसे। हम देखते हैं जब कंपनीज को एनालाइज करते हैं कि कितने दिन तक इन्वेंट्री में इनका सामान रहता है बिकने से पहले। तो एसयूवी, स्पेसिफिकली एसयूवी वगैरह के सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आई है, वन ऑफ द सेकंड बेस्ट ग्रोथ है ये, ठीक है। यहाँ पे 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है कार सेल्स में। ये दूसरा सबसे बढ़िया महीना रहा है पीवी रजिस्ट्रेशंस के लिए। और ये एक और रीज़न है जनवरी में सेल इतनी बढ़िया क्यों आई है, क्योंकि दिसंबर में जितने लोगों ने कार खरीदा ना, बुक किया, उन्होंने आरटीओ रजिस्ट्रेशंस बोला यार हमें तो देखो जनवरी में करना है, क्योंकि 5 साल बाद लोग यही बोलेंगे ना कि आपकी गाड़ी भाई 5 साल पुरानी है। क्यों? क्योंकि आपने 2024 में ली थी, 2025 में नहीं, अब 2024 दिसंबर में ली हो, इट डजंट मैटर। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, दिसंबर में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, जनवरी में कराते हैं, ताकि जो नया साल हो उसमें उनका रजिस्ट्रेशन हो और कोई ये ना बोले कि कार 1 साल पुरानी हो गई है 2 महीने बाद ही। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इन्होंने देखा है कि भाई कहीं ना कहीं स्पिल ओवर आ जाता है दिसंबर से जनवरी में। अब देखिए ये चीज़ें, ये एनालिसिस यूजुअली हम ऐसे नहीं सोचते हैं, बट ये काफ़ी मैटर करती है कि जनवरी में कार सेल्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं। एंड इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। कार की जो कंपनीज हैं, टोयोटा, इसके अलावा फोल्क्सवैगन, ये दुनिया की हाईएस्ट, सबसे बड़ा मैं कहूँगा इनके ऊपर डेट है, ठीक है, हाईएस्ट इंडेटेड कंपनीज हैं ये। एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में उधार बहुत ज़्यादा रहता है इन पर। तो एक तो ये खुद बहुत उधार लेकर के काम करते हैं, तो ब्याज दर अगर 1% आधा % भी नीचे आता है तो इनके ऊपर तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। एंड दूसरा है, इनके जो बायर्स हैं ना, वो भी बेचारे उधार लेकर ही गाड़ी खरीदते हैं। इंडिया में मैक्सिमम जो गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं वो उधार लेकर खरीदते हैं लोग। तो उनका भी जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इनकम ग्रोथ है वो किस बेसिस पे होगा। सबसे पहले तो देखिए इनकम टैक्स बूस्ट मिल गया, ये 12 लाख 10 लाख वाले लोगों को जो कमा रहे हैं। तो साथ ही साथ अगर इनके ब्याज दर भी घट गए जो जिस पर ये कार खरीदते, तो कार इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे न्यूज़ है। ये साल मुझे लगता है बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, पता नहीं क्यों, एक गट फीलिंग है। एंड साथ में मुझे ये भी लगता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये तो मदद करेगा कंजम्पशन बूस्ट करने में। और इनकम टैक्स भी जो आया बेनिफिट, ये स्पेसिफिकली उस क्लास ऑफ लोगों के लिए आया जो 6 से 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, जो पहले टैक्स पे कर रहे थे 7 से 12 लाख कमाने वाले लोग, उनके लिए आया है ये। तो ये काफ़ी मदद करेगा हमें लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर की। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और अगला आर्टिकल है हमारे बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में। मतलब हमारा तो नहीं है ये, हमारा तो आरबीआई है जो ऑलरेडी 0.25% का रेट कट कर चुका है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट किया और वार्न किया कि जो इन्फ्लेशन है और ट्रेड वॉर है ये बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए। इन्होंने थर्सडे को, मतलब हमारे से एक दिन पहले ही रेट कट कर दिए और कहा कि भाई देखो रेट कट करना तो बनता ही है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में, यूके में आप देखोगे ना, ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ फोरकास्ट उन्होंने 1.5% से 0.75% कर दिया है, आधा कर दिया है पिछले एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ही। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखो ग्रोथ तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्याज दर को घटाएंगे। लेकिन इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो भी कम नहीं हुआ है। देखिए वर्स्ट सिनेरियो इस टाइम पे क्या होगा इंडिया के लिए, स्पेसिफिकली यूएस के लिए और यूके और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए मैं बोलूँगा, और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही है अभी, वो ये होगा कि आप इंटरेस्ट रेट घटा रहे हो ताकि आप ग्रोथ लेकर आओ, और ग्रोथ नहीं हो रही है, और साथ में ग्रोथ तो नीचे जा रही है, साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है अलग फैक्टर की वजह से, जैसे कि एनर्जी प्राइस। हो सकता है मिडल ईस्ट वगैरह में फिर से नया कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, एनर्जी प्राइसेस ही बढ़ जाए, तो ये बहुत बुरी तरीके से इंडिया को भी हर्ट कर सकता है। मैं कहूँगा वर्स्ट केस सिनेरियो यही है इंडिया के लिए कि ग्रोथ रेट जो है ज़्यादा ऊपर जा ना पाए और फिर से इन्फ्लेशन ऊपर आ जाए, और अब तो हम रेट कट भी कर चुके हैं। तो बहुत, मैं बोलूँगा एक वर्स्ट केस सिनेरियो बड़ा ही ख़राब बन रहा है हमारा इस टाइम पे, राइट। तो उन्होंने 4.5% कर दिया है अपना रेट। एंड इनका कहना है कि हम एक बहुत ही अनसर्टेन दुनिया में रहते हैं और जो आगे रास्ता है वहाँ पे काफ़ी बम्प्स हैं, काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स आने वाले हैं। इन्फ्लेशन तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 2% के टारगेट पे आ ही जाएगा,
ठीक है, लेकिन इसमें भी रिस्क हैं क्योंकि ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन की बारी है, हम यूरोपियन यूनियन पे भी टैक्सेस और टैरिफ्स लगाने वाले हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग यूएस में अपना सामान और सर्विसेज को इन पर। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट आ जाएगा। इंग्लैंड, यूके ऑल्दो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन इस पर भी इसका इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है। तो ये भी चिंता में है, ये लोग भी परेशान हैं कि आगे अनसर्टेनिटीज काफ़ी सारी हैं और ये अनसर्टेनिटीज क्लियर हो जाए तो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ काम किया जा सकता है। नहीं तो आपको ना बड़ा ही छोटा व्यू रखना पड़ता है अपना, जैसे कोविड के टाइम पे हो रहा था। कोई भी लंबा नहीं सोच रहा था 5 साल के लिए, उस टाइम पे सोच रहा था आदमी 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। इतनी लंबी प्लानिंग आप कर ही नहीं पा रहे थे कि आगे फिर से कोविड आ जाएगा। तो ये एक सिचुएशन हो गई है अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि टैरिफ्स एंड ट्रेड क्या रहने वाले हैं आगे जाकर, ठीक है। एंड दूसरा एक जो चिंता है कि भाई कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नया ना आ जाए जिसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस फिर से ऊपर चले जाएं। चाइना चैलेंजेस ट्रम्प टैरिफ्स एट WTO। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, हम लोग को ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि हम लोग पे भी अगर टैरिफ आ गया तो हम लोग क्या WTO जा सकते हैं क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? अगर चाइना को सक्सेस मिला तो हम भी जाएंगे, राइट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना ने फाइल किया है कंप्लेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% टैरिफ इंक्रीज पर, ठीक है। और ट्रंप ने सिर्फ 10% का टैरिफ भी नहीं इंक्रीज किया है, एक एग्जम्पशन मिलता था। एक जैसे जो भी गुड्स $800 से कम के है ना, उनको बोला जाता था लो वैल्यू गुड्स, कि बड़े सस्ते गुड्स हैं, इनको ना हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये एग्जम्पशन भी हटा दी गई है जो सस्ते गुड्स हैं उन पर। तो बीजिंग ने रिक्वेस्ट किया कि जो यूएस ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे यूएस ने ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो एग्जम्पशन थी जिसे हम बोलते थे डी मिनिमिस एग्जम्पशन, जो $800 से कम वाले वैल्यू आइटम्स पर होता था, जैसे ई कॉमर्स से आ रहा है, शीन से, टेमू से, अमेजन से। तो जितने भी हांगकांग और चाइना से पैकेजेस आ रहे थे इन पर अब क्या है, अब इनका प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा इनको भेजने से पहले। इस पर आपको खर्चा बढ़ गया, राइट। अप्रूवल एंड नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं अप्रूवल को भी, ये बैरियर्स ही हैं ट्रेड के। खाली आप टैक्स से नहीं, आप और भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो ट्रेड्स को और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जैसे कि लाइसेंस का कर दो, अप्रूवल्स का कर दो। 1 महीना लगाओ एक 10 रुपए की चीज़ को अप्रूव करने में अपनी कंट्री में आने के लिए। तो इंडिया ने तो ऐसा किया है कई बार और बाकी सारी कंट्रीज़ ने भी किया है, सबने किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में और लोकल डोमेस्टिक ट्रेड में भी। तो WTO ने कहा कि चाइना ने सबमिट किया है रिक्वेस्ट कंसल्टेशंस के लिए, ठीक है। और जो नई ड्यूटीज़ आई हैं ये बहुत ही फॉल्स एलिगेशंस पर आई हैं। मतलब इनका कहना है कि यूएस ने कहा ये टैरिफ लगाने से पहले कि देखो आपकी कंट्री से ना हमारे यहाँ फेंटेनिल आ रहा है और फेंटेनिल बहुत बड़ा एक ड्रग क्राइसिस क्रिएट कर रहा है हमारे यहाँ, तो आप इसको रोको, नहीं तो हम आप पर तो देखो टैक्स लगा रहे हैं जब तक कि आप नहीं रोकोगे। तो चाइना ने कहा कि ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है और ये ड्यूटीज़ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है और सिर्फ चाइनीज़ ओरिजिन के गुड्स पे लग रही हैं ये, ठीक है। और जो WTO के ऑब्लिगेशंस है ना यूएस के, जो यूएस ने प्रॉमिस किया है WTO में, ये उसके खिलाफ जाते हैं उन प्रोमिस के। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वॉयलेशन है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या चाइना को कोई जीत मिल सकती है, WTO से कोई राहत मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। इस आर्टिकल का कहना है कि WTO का जो एपेलेट बॉडी होता है ना, वो इनऑपरेबल है कई सालों से। मतलब क्योंकि लोग चाहिए, किसी भी बॉडी में क्या होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, लेट्स से लीडर्स हैं या जज है, ज्यूरी है। तो WTO में ये हायर ही नहीं हो पा रहे हैं, सारी सीटें खाली पड़ी हैं क्योंकि WTO में यूएस ऐसा होने ही नहीं दे रहा है, ब्लॉक करके रखा है अपॉइंटमेंट को एपेलेट जजेस का। जब जजेस ही नहीं है तो भाई कौन आपकी मदद करने वाला है? कोई भी नहीं। तो यूएस पोस्टल सर्विस ने कहा कि ये एक्सेप्ट करेंगे पार्सल्स चाइना और हांगकांग से। जो टेम्परेरी सस्पेंशन था जिससे मिलियन ऑफ पैकेजेस इंपोर्ट्स एवरीडे इम्पैक्ट हो सकते थे, वो कहीं ना कहीं अभी पॉज कर दिया है हमने। तो यहाँ से ये ज़रूर इंपोर्ट को एंटरटेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे WTO से तो कोई राहत नहीं मिलने वाली। तो इंडिया के लिए ये पहले से इंडिया प्रिपेयर रहेगा यहाँ पे कि देखो WTO पे तो जाने का कोई फायदा नहीं है, चाइना जाके भी कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं होने वाला उसका। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये थोड़ा सा फनी लगेगा आपको। अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई, ठीक है। और मैंने कहा कि देखो हमने आपके लिए इतना कुछ किया है, पनामा कैनाल से जितनी भी हमारी शिप्स जाती हैं आप उससे इतना पैसा ले लेते हो, गवर्नमेंट जो जाती है शिप्स, तो ये तो गलत है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिर ये बात सुनकर, मेरी बात सुनकर पनामा के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं डोनाल्ड जी, आपके लिए सब कुछ माफ, जितनी भी यूएस गवर्नमेंट के वेसल्स हमारे कैनाल से होकर जाएंगे हम उनसे पैसा चार्ज नहीं करेंगे, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। और उनके फैंस एंड सपोर्टर्स ने भी बहुत, मतलब मैं कहूँगा काफ़ी खुश हुए लोग, राइट। और खुशी की बात है स्पेसिफिकली अमेरिकन के लिए, चाहे आप फैन हो या ना हो, अगर आपकी कंट्री को मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है किसी कंट्री से, देन यू शुड बी हैप्पी इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी पॉलिटिकल लीनिंग्स कहाँ पर है। लेकिन अब ये देखिए प्रॉब्लम क्या आई।
वहाँ के प्रेसिडेंट का कहना है कि भाई ये बिल्कुल झूठ है, हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, हम तो 1-1 रुपया लेंगे जो भी यूएस गवर्नमेंट वेसल्स आएंगे, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो इससे क्या हुआ, टेंशन्स दोनों के बीच में इंक्रीज हो गए। ठीक है, ट्रम्प कह रहे हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है ये पूरी दुनिया के लिए, यहाँ से काफ़ी मतलब वेसल्स जाते हैं, काफ़ी ट्रेड होता है यहाँ से, एंड चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया है। उनका ये कहना है कि चाइना इसे कंट्रोल कर रहा है और हम इसे वापस लेके रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं एब्सोल्युटली रिजेक्ट करता हूँ, जो पैनामा के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल झूठ है, ऐसा हमने कुछ कहा ही नहीं है, हमने कोई कंसेशन नहीं दिया है यूएस के वेसल्स को। हम तो भाई पैसा और फीस चार्ज करेंगे, जो भी पैनामा कैनाल से जा रहा है मुझसे पैसे लेंगे। तो ट्रम्प ने इन पे इल्ज़ाम लगाया था कि यार ये ना हमसे एक्सेसिव पैसा ले रहे हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट मैं बोलूँगा ट्रेड रूट्स है पूरी दुनिया में, और ये हमसे बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। और ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल स्टेटमेंट भी आया डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से। तो ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा ये झूठ बोल दें? और उनका ये कहना है कि बिल्कुल सिंपली एंड प्लेनली इनटॉलरेबल है। ठीक है, तो इन्होंने अपने एम्बेसडर से भी कहा वॉशिंगटन में कि भाई आप डिनाई करो बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये जो एलिगेशंस लगे, ये जो ट्रम्प का क्लेम है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं। और मैंने ये इसलिए कवर किया इस आर्टिकल को कि इससे हमें पता चलता है कि देखिए ट्रम्प काफ़ी कुछ ना जोश में आकर के बोल देते हैं, थोड़ा सा एग्जैजरेट करके। काफ़ी सारे लीडर्स झूठ बोलते हैं, सबका तरीका अलग है। देखिए किसी भी मैं कहूँगा लीडर्स सारे ही झूठ बोलते हैं, तो सबका तरीका। अब देखिए लीडर्स तो झूठ बोलते ही हैं, हमने देखा है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे नहीं है जो ऑनेस्ट है, राइट? नहीं तो पॉलिटिक्स में तो काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जिस पे फोकस करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रम्प जी बोल देते हैं ज़्यादा, बट इतना कुछ वो करते हैं नहीं। ठीक है, जैसे ये इन्होंने बोल दिया, कुछ किया नहीं है, यहाँ पे पॉपुलैरिटी मिल गई कुछ चंद सेकंड के लिए। तो इंडिया पर ये बोल रहे हैं या मेक्सिको पर कुछ बोल रहे हैं, कनाडा पर बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एक्ट करने वाले हैं जो चीज़ें ये बोल रहे हैं उस पर। तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, थोड़ा लॉन्ग टर्म ही सोचना इस टाइम पे बेटर है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये है हमारे एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। एफएमसीजी सेक्टर में जो Q3 ग्रोथ रहा है ये 10.5% ऊपर रहा है। नीलसन IQ की रिपोर्ट आई है फाइनली। अगर आप देखोगे एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हमारी डेली नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं ना, जैसे आटा, चॉकलेट, बिस्किट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हमारे जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ये आईटीसी बेच रहा है आपको, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर बेच रहा है, या फिर ब्रिटानिया, मैरिको, डाबर, ये एफएमसीजी कैटेगरी में आता है। और लास्ट ईयर ना इनकी ग्रोथ कुछ खास नहीं रही थी, और सब ये बोल रहे थे ग्रोथ इसलिए खास नहीं है क्योंकि रूरल एरियाज़ में, गांव देहात के एरियाज़ में तो बहुत बढ़िया कंजप्शन ग्रोथ है, क्योंकि मानसून वगैरह बढ़िया रहा, खेती भी बढ़िया हुई, और गवर्नमेंट की स्कीम्स ने भी काफ़ी उन्हें बेनिफिट दिया। लेकिन अर्बन एरियाज़ बड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, कोई बढ़िया ग्रोथ नहीं है, कोई जोश नहीं है अर्बन एरियाज़ में, तो ग्रोथ काफ़ी ठंडा था। लेकिन यहाँ पे फेस्टिवल रिकवरी हमें देखने को मिली है, रूरल मार्केट्स में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा किया है, लेकिन अर्बन मार्केट्स से भी इस बार काफ़ी बढ़िया रिस्पांस देखने को मिला है। रूरल वॉल्यूम ग्रोथ, जो गांव देहात के एरियाज़ हैं, जो मैं कहूँगा शहर को छोड़ करके 9.9% की ग्रोथ अचीव की हमने सितंबर क्वार्टर में, और अर्बन ग्रोथ भी 2.6 से अब 5% पर आ चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अर्बन ग्रोथ रेट भी। तो एफएमसीजी 2025 में बहुत मैं कहूँगा काफ़ी पॉजिटिव है, रॉबस्ट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, और इनका कहना है कि रूरल मार्केट तो भाई इस बार लीड कर रहा है हमारे ग्रोथ को, अर्बन कंजम्पशन को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। तो स्मॉलर अफोर्डेबल पैक्स जो हैं स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चर से, वो बूस्ट कर रहे हैं कंजम्पशन को। एंड टॉप 8 मेट्रो में स्लो डाउन देखने को तो मिला, लेकिन ई कॉमर्स अभी भी बाइंग बिहेवियर को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। ई कॉमर्स यहाँ पे लोगों का बिहेवियर काफ़ी चेंज कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं फूड कंजम्पशन है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज आया है स्टेपल कैटेगरीज में, जैसे एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, पैकेज्ड आटा। प्राइस इनके बढ़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। तो एफएमसीजी सेक्टर में फाइनली जो 2024 में बहुत डल था ये, मतलब इनके स्टॉक्स को भी बोलूँ तो 2024 में बॉटम पे चल रहे थे, ये बहुत बुरा हाल था। अब इस बार देखते हैं कि क्या होता है, इस बार कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो मेजर्स लेती है, क्या उसका भी फायदा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियोस अगर आप रोज़ देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपको डेली तुरंत नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जैसे हमारी वीडियोस अपलोड होंगी वैसे ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।